हे गाइस, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फाइनली बहुत लंबे इंतज़ार के बाद, कम से कम 22 दिन के बाद यूपीएससी ने प्रीलिम्स का रिज़ल्ट डिक्लेयर करा है। एंड आई मस्ट से बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम था और इतना ज़्यादा लंबा शायद कभी महसूस नहीं हुआ। जनरली 15 से 17 दिन में रिज़ल्ट आ जाता है। पिछली बार 2025 में भी 17 दिन में रिज़ल्ट आ गया था, लेकिन इस बार तो यूपीएससी ने हद ही कर दी। पूरे 22 दिन के बाद रिज़ल्ट निकाला है। तो बहुत इंतज़ार करना पड़ा बच्चों को। बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट हुए, इरिटेट हुए। पहले पेपर टफ़ बनाया, फिर आंसर की भी काफ़ी एब्सर्ड थी, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स पे डाउट्स उठाए गए। बोला गया कि रॉन्ग है आंसर्स। फिर उसके बाद आप आंसर की भी नहीं रिलीज़ कर रहे हो, तो बच्चों को काफ़ी स्ट्रेस हुआ, काफ़ी परेशान हुए बच्चे। बट फाइनली अ सेंस ऑफ रिलीफ, 22 दिन बाद रिज़ल्ट आ गया है। अब फाइनली एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी हो सकती है, क्योंकि जब तक रिज़ल्ट नहीं आता तो कहीं ना कहीं हम सब ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, चाहे जितनी भी कोशिश हो जाए। तो आज मैं ये वीडियो आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए बता रही हूँ कि बाय गॉड्स ग्रेस, ईश्वर की मर्ज़ी से मेरा प्रीलिम्स 2026 क्लियर हो गया है और अब मैं पूरी तरह से मेंस प्रिपरेशन में लग जाने वाली हूँ। पिछली बार मेरे मेंस में 4 नंबर कम रह गए थे कट ऑफ से, तो इस बार कोशिश रहेगी कि मैं उस गैप को पूरा कर पाऊँ और फाइनली अपना नाम उस होली लिस्ट में, होली पीडीएफ में ला पाऊँ। और जैसे हम जानते हैं, मैनिफेस्टेशन की पावर बहुत स्ट्रांग होती है और मैं इसे पूरी तरह मानती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जर्नी में खुद के ऊपर विश्वास किया है, मैनिफेस्ट किया है और अपने आसपास ऐसे लोगों को रखा है जो मुझे ये याद दिलाते रहें कि मैं कर सकती हूँ। आज आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं आया होगा। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हिम्मत मत हारें। ये एग्ज़ाम आपकी कैपेबिलिटी, आपकी एबिलिटी को जज नहीं करता है। और तब जब ये एग्ज़ाम ऐसे इतना टफ़ आया था इस बार, तो आपने बहुत मेहनत करी, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं गई हों। हार मत मानें, निराश मत हों। अगर हिम्मत है और अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं तो एक बार फिर से जुटें, सही स्ट्रैटेजी को अपनाएं, सही तरीके से अपनाएं और तैयारी में लग जाएं। और अगर आप प्लान बी पे फोकस करना चाहते हैं तो यूपीएससी के साथ साथ प्लान बी पे भी फोकस करिए, क्योंकि अगर ऐसे ही प्रीलिम्स आता रहा तो फिर हम कैसे सिर्फ यूपीएससी पे फोकस कर सकते हैं। तो अपने को इतना काबिल अवश्य बनाएं कि अगर यूपीएससी में नहीं भी होता है तो फिर ऐसा ना हो कि हम कहीं के ना रह जाएं। तो एज एस्पिरेंट्स हमें थोड़ी सी समझदारी दिखानी होगी और यूपीएससी के साथ साथ प्लान बी की भी तैयारी करनी होगी। अगर मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी की बात बताऊं कि मैंने इस प्रीलिम्स को कैसे क्रैक किया, मैंने 2025 के प्रीलिम्स को भी क्रैक किया था। तो 2025 का प्रीलिम्स और ये प्रीलिम्स एकदम अलग था। वो प्रीलिम्स सिलेबस से आया हुआ था, उसमें सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और उसको करना कंपैरेटिवली इजी था। अगर हम इस प्रीलिम्स की बात करें, ये प्रीलिम्स एकदम ही अब्सर्ड था। बिना सिलेबस के कुछ भी पूछा जा रहा था, करंट के कोई भी सवाल आ रहे थे और लिटरली इसको वनडे एग्ज़ाम जैसा बना दिया गया था। तो ऐसे हम यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, ऐसे हम अपने माइंड को ट्रेन भी नहीं करते यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए। बट हमेशा ध्यान रखें कि जो हमारे नॉर्मल रिसोर्सेज हैं, जिन्हें हम पढ़ते हैं, जो हमारे यूजुअल रिसोर्सेज हैं, वो कभी चेंज नहीं होंगे, पेपर चाहे जैसा भी है। मैंने इस प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल वैसे ही तैयारी करी थी जैसे मैंने 2025 के प्रीलिम्स के लिए करी थी। मैंने इसमें सबसे ज़्यादा फोकस स्टैटिक पे किया, ना कि करंट पे। मैंने एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी की है पूरी अच्छे से पढ़ी, दोनों किताबें, और ख़ासकर फिजिकल ज्योग्राफी वाली, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उनसे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि इस बार नहीं आए। करंट पे मैं उतना ध्यान नहीं दे पाई, क्योंकि मैंने सिर्फ अप्रैल और मई में तैयारी करी है। उसके पहले मेरा यूपी पीसीएस का मेंस था, तो मैं 1 महीने उसकी तैयारी कर रही थी। तो मेरे पास सिर्फ 2 ही महीने थे, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि उन 2 महीने में मैंने हर दिन 10 घंटे पढ़ाई करी है। 4 दिन बस थे जिसमें मैंने पढ़ाई नहीं करी, बाकी हर दिन डेली मैंने 10 घंटे दिए इस तैयारी को। और साथ ही साथ सीसैट को भी अप्रोप्रिएट समय दिया। और बाकी जितने जनरल रिसोर्सेज हैं, जिनकी मैं अपनी पहले वीडियोज़ में ही बात कर चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं, मेरे इसी चैनल पे वो अवेलेबल है कि कैसे मैंने जो रिसोर्सेज यूज़ किए वो सब मेरे सेम रिसोर्सेज रहे हैं। मैंने कुछ भी नया नहीं किया हर बार की तरह। मैं अपने वही कांस्टेंट रिसोर्सेज को, जो मेरा स्टैटिक है, मैं उन्हीं को बार बार पढ़ती हूँ। और जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि पीवाईक्यू बाइबल है, पीवाईक्यू आपको रास्ता दिखाते हैं। अब इस बार के पीवाईक्यू एकदम अलग थे, लेकिन फिर भी इन पीवाईक्यूज़ में भी अगर हमने पीवाईक्यू करे थे तो हम कुछ क्वेश्चन इसमें कर सकते थे जो हमारे पीवाईक्यू से आए हुए थे। लेकिन वही है कि आपको नॉलेज के साथ साथ लॉजिक्स भी आनी चाहिए। वैसे इस बार तो बहुत सारे एलिमिनेशन को यूपीएससी ने एलिमिनेट कर दिया, ऐसे हर बार करता है, लेकिन लॉजिक्स यूपीएससी कभी एलिमिनेट नहीं कर सकता। बहुत सारे लॉजिक्स को यूज़ करके बहुत सारे कैंडिडेट्स 95+ भी मार्क्स भी लेके आए हैं।
तो मैंने भी कई सारे ट्रिक्स और लॉजिक्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि ऐसा पेपर था जिसमें 100 में से 60 क्वेश्चन आ ही नहीं रहते और 40 से आपका यूपीएससी क्लियर नहीं होना है, तो जाहिर सी बात है आपको लॉजिक्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और फिर क्वेश्चंस ऐसे थे जिन्हें आप अटैम्प्ट भी नहीं कर सकते। मैंने 74 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट, मैंने पिछली बार 78 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, इस बार मैं शायद 73 और 74 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाई। मैं टारगेट कर गई थी कि इस बार मैं 90+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगी, बट जब पेपर ऐसा आया तो ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते ज़्यादा अटैम्प्ट, नहीं तो सब नेगेटिव हो जाए, कोई मतलब नहीं है। तो मेरा इस बार जो प्रीलिम्स था उसमें जीएस में मेरा 81 पॉइंट समथिंग कुछ स्कोर बन रहा था, और जो मेरा सीसैट है उसमें मेरा 65.83 आ रहा था, यानी 0.83 मार्क्स से मेरा कुछ कम था सीसैट में। बट हम जानते हैं कि सीसैट में ज़रूर कुछ आंसर की चेंज हुई होगी, कोई चीज़ें चेंज हुई होंगी जिसकी वजह से मेरा सीसैट क्लियर हो गया। तो मैं एकदम बॉर्डर लाइन पे थी सीसैट में। आई वॉज़ वेरी फियरफुल, मुझे बहुत डर लग रहा था और रेगुलरली मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि प्लीज़ मेरा नाम उस लिस्ट में हो। और आयरनिकली अभी तक नाम वाली लिस्ट रिलीज़ भी नहीं हुई है, तो वी होप कि वो जल्दी रिलीज़ हो जाए। और आईएफएस का मेरा कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आईएफएस में इस बार सीट्स कम थी, पिछली बार 148 सीट्स थी, इस बार सिर्फ 80 सीट्स हैं। तो इसकी वजह से हो सकता है कि आईएफएस का कट ऑफ ज़्यादा गया हो, जिन लोगों की 92+ मार्क्स हैं उनका आईएफएस में हो गया है। तो इसीलिए आप अपने रिसोर्सेज को, अगर आपके रिसोर्सेज टेस्टेड हैं, सारे टॉपर्स उन्हीं को रिकमेंड करते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़ हो गई, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई हमारी, बाकी आर्ट और कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया हो गई, हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी हो गई। और बाकी जैसे मैं आपको जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को मैंने फॉलो किया, मैं उनका भी आपको बता चुकी हूँ कि इकॉनमी के लिए मैंने मृणाल सर और शिवन सर को फॉलो किया, फिर मैंने इन्वायरमेंट के लिए शिवन सर और सुदर्शन सर को फॉलो किया, फिर ऐसे ही साइंस एंड टेक के लिए मैंने शिवन सर को फॉलो किया, और जो पॉलिटी है वो मैंने अपने आप से ही पढ़ी है। और बाकी करंट अफेयर्स के लिए मैं जनरली जो डेली न्यूज़ एनालिसिस होती थी मैं वो देखती रहती थी। और बाकी मैंने करंट अफेयर्स के लिए ना ही मैंने कोई विजन की मैगज़ीन्स पढ़ी, ना ही मैंने कोई करंट अफेयर का कंपाइलेशन किया, मैंने कुछ नहीं किया करंट के लिए। मेरा सिंपल सा एम था कि मैं अपने स्टैटिक पे फोकस करूँगी, और लिटरली मेरे पास टाइम भी नहीं था करंट पे फोकस करने का, क्योंकि सिर्फ 2 महीने बचे थे। तो मुझे जहाँ से भी कोई भी छोटी मोटी कंपाइलेशन मिल जाती थी मैं बस उसमें हल्का सा देख लेती थी, बाकी मैं करंट को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पाई हूँ। तो करंट के पीछे मत भागें, इतने टफ़ एग्ज़ाम में भी बिना करंट के एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है। कैसे? एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठे हों तो अपने माइंड को काम रखें। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं पेपर दे रही थी मुझे पता चल गया था कि ये पेपर बहुत टफ़ है, बहुत एब्सर्ड है, लेकिन मैं ये भी समझ गई थी और मुझे भी पता था कि अगर मेरे लिए तो सबके लिए है, तो घबराना नहीं है। तो मैंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को उस पेपर में फ़ॉलो किया। पहले 1 घंटे में मैंने पूरे 100 क्वेश्चंस देख लिए थे। हाँ, आपको ये अजीब लग रहा होगा सुन के जब एथिक्स से क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन चूँकि मेरी रीडिंग स्पीड कंपैरेटिवली फ़ास्ट है और मैंने इस चीज़ को अपने दिमाग में बार बार प्रैक्टिस करा था कि पहले जो है 1 घंटे में मैं पूरे 100 क्वेश्चंस देख लूँगी, मैंने देख लिए थे। और जब मैंने पहली बार किया तो मुझे सिर्फ 30 ही क्वेश्चंस आ रहे थे, और जब मैं दूसरी बार करने गई मतलब कि शायद 43 हो गए होंगे अगर हम उस कैलकुलेशन से जाएँ तो। ऐसे एग्ज़ाम्स में आपको अपनी एक्यूरेसी पता होना चाहिए। और हाँ, मॉक की बात करें, मैंने कोई मॉक नहीं दिए, मैंने सिर्फ 1 मॉक दिया था अभ्यास का, बस 1, वो भी घर में बैठ के, और मैंने कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया, क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली ये बिलीव करती हूँ कि कोई भी मॉक यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ के कंपैरिजन में ज़ीरो है। आपको पीवाईक्यू बहुत डिलिजेंटली प्रैक्टिस करना है। मैंने पीवाईक्यू बहुत डिलिजेंटली प्रैक्टिस करी। मैंने 2011 से लेके, बल्कि 2013 से लेके 2025 तक के पीवाईक्यूज़ बहुत अच्छे से लगाए, और आखिरी के 4 साल के पीवाईक्यूज़ तो मैंने लिटरली रट डाले थे एकदम। 2025 का पेपर तो मैंने एटलीस्ट 7-8 बार लगाया होगा अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से। तो पीवाईक्यूज़ को आप कभी नहीं छोड़ें, वही आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। और सीसैट की स्ट्रैटेजी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये मैंने इस बार पैसेजेस पहले करे थे, पहले 30 मिनट में, फिर मैंने इजी क्वेश्चंस उठाए और उन्हें सॉल्व करे। मेरे 40 क्वेश्चंस हो गए थे, फिर मैंने आखिरी के समय में 5 क्वेश्चंस और करे, बट मुझे लग रहा था कि मुझे शायद वो 5 क्वेश्चंस या उनमें से 1-2 क्वेश्चंस छोड़ देने चाहिए थे जिन पे मुझे डाउट था, क्योंकि मेरा टारगेट था कि मुझे 45 क्वेश्चंस करने हैं सीसैट में। बट चूँकि इस बार पैसेज एकदम एब्सर्ड आ गए, इतने टफ़ पैसेजेस आ गए, ऊपर से पैसेज का नंबर कम कर दिया। पिछली बार 29 पैसेजेस थे, इस बार सिर्फ 20 पैसेजेस आए, और वो भी बहुत ही टफ़। तो मेरे पैसेज में 3-4 गलत हो गए, जिसकी वजह से मेरा इस बार काफ़ी कम स्कोर आया। पिछली बार मेरा सीसैट में 91+ स्कोर आया था। तो देखिए बहुत सारी सिचुएशंस वेरी कर सकती हैं।
आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप अपने आप को किस सिचुएशन में खड़ा देखना चाहते हैं। और यूपीएससी के लिए स्टैटिक का कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। करंट के पीछे मत भागिए। जब इतने टफ़ पेपर में भी आप बिना करंट के कर सकते हैं तो फिर क्यों परेशान होना, स्टैटिक पे फोकस करिए। और मैंने सारथी का प्रीलिम्स नेविगेटर जो कोर्स सारथी आज ने लॉन्च किया था वो भी मैंने फ़ॉलो करा था। उसमें मैंने वरुण सर का आईआर फ़ॉलो करा था। वरुण सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से आईआर पढ़ाया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। मैंने अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा नहीं बढ़ाया और इसीलिए शायद प्रीलिम्स में मेरा उस लिस्ट में मेरा नाम आ पाया है। आपका नाम भी उस जगह पे हो सकता है। बिल्कुल भी हताश, निराश और परेशान ना हो, मेहनत करते रहें। ईश्वर आप पे ज़रूर कृपा बनाएगा और एक दिन आप भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह पे अपने आप को पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ISPCS डायरीज़ को सब्सक्राइब करें। हो सकता है मैं आगे कुछ टाइम तक पोस्ट ना कर पाऊँ क्योंकि मेरा पूरा ध्यान अब मेंस पे होने वाला है। जो 4 नंबर का गैप है वो मुझे फिलअप करना है और आप सबके दुआओं और आशीर्वाद की ज़रूरत है ताकि मेरा नाम उस लिस्ट में आ जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके बेहतर फ्यूचर की कामना करती हूँ और आप सबका फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा, इसकी प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद।